नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। राज्यसभा में हुए गुनाह का लेखा जोखा हो रहा है तैयार। ट्विटर के एक्शन पर कांग्रेस ने कैसे किया जवाबी वार, और घाटी में आतंकियों के बड़े हमले को नाकाम करने में कैसे जुटे हैं सुरक्षा के जवान। देश की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात में हो रहे इन्वेस्टर समिट को संबोधित करेंगे। पीएम का संबोधन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। ये समिट खास तौर से वाहन स्क्रैपिंग से जुड़े बुनियादी ढांचे को स्थापित करने को लेकर है। इसके तहत यहाँ सरकार की योजना स्क्रैपिंग हब बनाने की है। यही वजह है कि गांधीनगर में इस बार सम्मेलन का आयोजन सड़क परिवहन मंत्रालय और गुजरात सरकार मिलकर कर रहा है। मॉनसून सत्र के दौरान सदन में जिस तरह से चीजें चली, उस पर सरकार गंभीर है। राज्यसभा सचिवालय ने घटना की मिनट टू मिनट रिपोर्ट बनाई है, जिसमें घटना में शामिल सभी सांसदों के कार्यकलापों की जानकारी दी गई है। उच्च सदन में बुधवार को हुई धक्का मुक्की की घटना के बाद सांसदों के व्यवहार और सदन की मर्यादा पर खास तौर से कई सवाल उठ रहे हैं। पार्लियामेंट सिक्योरिटी में तैनात महिला सुरक्षा अधिकारी अक्षिता भट्ट ने राज्यसभा के सुरक्षा महानिदेशक को पत्र लिखकर सदन में हंगामे के दौरान अपने साथ हुई घटना का ब्यौरा दिया है। अक्षिता ने राज्यसभा सांसद छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम पर आरोप लगाया है कि उन दोनों ने उससे भिड़ने की कोशिश की और उसे हाथ पकड़कर जोर का धक्का दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने TV9 भारतवर्ष से बात करते हुए कहा कि 26 जनवरी को देश को शर्मसार किया गया और अब ठीक उसी तरह 15 अगस्त से पहले संसद की गरिमा को गिराया गया। ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की महिला सांसदों ने जो किया उसके लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने TV9 से अपील की कि सदन में जो कुछ हुआ उसे देश के सामने दिखाया जाना चाहिए। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं और प्रवक्ताओं के ट्विटर अकाउंट लॉक हुए तो कांग्रेस ने ट्विटर पर ही अनोखी मुहिम चला दी। प्रियंका गांधी ने पार्टी नेताओं के समर्थन में प्रोफाइल तस्वीर बदल दी, तो युवा कांग्रेस के मुखिया श्रीनिवास ने अपने अकाउंट का नाम राहुल गांधी रख दिया। ट्विटर ने राहुल गांधी के बाद कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं के भी ट्विटर अकाउंट अस्थायी तौर पर ब्लॉक कर दिए हैं। कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया है कि उनके 5000 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में फिर एक बार बीजेपी नेता को निशाना बनाया गया है। राजौरी में बीजेपी नेता जसबीर सिंह हमले में घायल हुए हैं, जबकि एक नाबालिग लड़का हमले में मारा गया है। राजौरी के खांदली इलाके में ग्रेनेड के किए गए इस हमले में बीजेपी नेता समेत कुल 5 से 7 लोग घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने सुरक्षा बलों की टीम पर हमला किया है। गुरुवार दोपहर बाद हुए हमले के बाद दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी और देर रात तक एनकाउंटर जारी रहा। ये एनकाउंटर कुलगाम के मीर बाजार में चल रहा है। बताया जाता है कि कुछ आतंकी एक घर में छुपे हैं। एनकाउंटर वाली जगह से कम 20 स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। जम्मू कश्मीर फ्रीडम फोर्स नाम के आतंकी समूह ने एक वीडियो जारी कर घाटी के पुलिस वालों और DDC मेंबर्स को धमकी दी है। वीडियो में सैफुल्ला सिकंदर नाम का शख्स खुद को संगठन का कमांडर बता रहा है और पुलिस वालों को स्थानीय लोगों के खिलाफ सख्ती न करने की हिदायत दे रहा है। मैसेज में उसने DDC सदस्यों को सितंबर महीने तक अपने पदों से इस्तीफा देने या गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में खाली सभी पदों को भरने के लिए केंद्र सरकार को नया अल्टीमेटम दिया है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सभी खाली पदों को 30 सितंबर तक भरा जाए। पहले कोर्ट ने 31 जुलाई तक इस प्रक्रिया को पूरी करने का निर्देश दिया था। इस पर केंद्र ने पदों को भरने की समय सीमा 3 महीने बढ़ाने का आग्रह किया था। कहा मेडिकल में पढ़ने वाली बेटी सब्जी बेचकर जुटा रही है पैसे। राजकुंद्रा पर अब आई कौन सी नई आफत। बिहार में बालिका गृह में किसने किया महापाप। राज्यों की अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। किन्नौर हादसे में अभी भी कई परिवार अपनों का इंतजार कर रहे हैं। 2 दिन बाद भी 20 से ज्यादा लोगों का कोई अता पता नहीं है। हाई में राहत और बचाव में खासी दिक्कत आ रही है, क्योंकि वहां तक जरूरी मशीनें भी नहीं पहुंच पा रही। इस बीच हादसे में मरने वालों की संख्या 13 तक पहुंच गई है। बस का मलबा सड़क से करीब 500 मीटर नीचे मिला है। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के तहत आज लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल शुरू होने जा रही है। इसके चलते दिल्ली में कई मार्ग बंद रहेंगे और कई रूट डाइवर्ट किए जाएंगे। लोगों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में वैकल्पिक मार्गों के प्रयोग की सलाह दी गई है। राजकुंद्रा के पॉन केस में उनकी कंपनी के डायरेक्टर अभिजीत मोम्बले को गिरफ्तार किया गया। एक अभिनेत्री ने कुंद्रा की इस कंपनी के 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसमें अभिजीत का नाम भी शामिल था। अभिजीत के अलावा गहना वशिष्ठ, अजय श्रीमंत और प्रिंस कश्यप पर भी आरोप है।
बिहार के बोधगया में बालिका गृह में यौन शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला वारसलीगंज थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवती के साथ बोधगया के बालिका गृह में यौन शोषण का आरोप है। लड़की के साथ वहां के मेंटल रूम में ही कई बार दरिंदगी हुई और ये काम वहीं के कर्मचारियों ने किया। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल के डॉक्टर्स की काबिलियत ने एक मासूम बच्ची की जान बचा ली। बच्ची की सांस की नली में मिर्ची का टुकड़ा फंस गया था। कटनी के रहने वाले दीपक रजक की 13 माह की बेटी इस वजह से बीते 7 दिनों से बेचैन थी। उसके पिता ने कई डॉक्टर्स से उसकी जांच कराई, लेकिन बीमारी का पता नहीं चला। इसी बीच जब परिवार सुभाष चंद्र बोस अस्पताल में पहुंचा तो असलियत का पता चला और समय पर बच्ची को सही इलाज मिल गया। जेल से रिहा होकर बाहर आने के बाद से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला लगातार तीसरा मोर्चा बनाने के प्रयास में हैं। इसके लिए वो एक के बाद एक कई रीजनल पार्टियों के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला ने अब प्रकाश सिंह बादल से मुलाकात की है। इससे पहले वो नीतीश कुमार और मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं से भी तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को लेकर मिल चुके हैं। शिवसेना विधायक संजय राठौड़ एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। राठौड़ के खिलाफ यवतमाल पुलिस में एक महिला ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि पूर्व मंत्री और विधायक राठौड़ ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला। राठौड़ पर पति को दोबारा नौकरी दिलाने के एवज में ये सब करने का आरोप है। इससे पहले फरवरी महीने में टिकटॉक स्टार पूजा चौहान की संदिग्ध मौत मामले में संजय राठौड़ की मंत्री की कुर्सी छिन गई थी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बंदूक के दम पर लूटपाट की घटना सामने आई है। ये लूटपाट 2 बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर की। बदमाश पेट्रोल पंप पर पहुंचे और पिस्टल और चाकू दिखाकर 1 लाख रुपए लूट लिए। सीसीटीवी में इनकी हरकत कैद हो गई है। पुलिस बदमाशों की तलाश में दबिशें दे रही है। आर्थिक परेशानी ने सड़क पर सब्जी बेचने को मजबूर कर दिया, लेकिन हौसला नहीं टूटा। हैदराबाद में तंगी की वजह से मेडिकल 3rd ईयर की एक छात्रा अपनी मां के साथ सब्जी बेचकर पढ़ाई और घर चलाने के लिए पैसे जुटा रही है। खास बात यह है कि जब भी मौका मिलता है तो बच्ची सड़क पर ही पढ़ाई कर लेती है। पंचकुला में हरियाणा के ओलंपिक पदक विजेताओं को सम्मानित करेंगे सीएम मनोहर लाल खट्टर। 24 अगस्त से शुरू हो रहे पैरालंपिक खेलों में 54 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। लॉर्ड्स टेस्ट में दूसरा मैच का दूसरा दिन है आज। पहले दिन भारत ने 3 विकेट पर 276 रन बनाए। खेल की दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 खेल। हरियाणा के ओलंपिक पदक विजेताओं के सम्मान में आज पंचकुला सेक्टर 5 के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में समारोह का आयोजन किया जा रहा है। पंचकुला के डीसी के मुताबिक कार्यक्रम का आयोजन आज दोपहर 12 बजे होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और दूसरे लोग भी समारोह में आएंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में शानदार प्रदर्शन के बाद अब पैरालंपिक खेलों की बारी है। 24 अगस्त से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट में भारत ने अब तक का अपना सबसे बड़ा दल भेजा है। भारत की तरफ से इस बार पैरालंपिक खेलों में 54 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इन सभी खिलाड़ियों को गुरुवार को शुभकामनाओं के साथ टोक्यो के लिए रवाना किया। टोक्यो में होने वाले पैरालंपिक में नोएडा के डीएम सुहास एलवाई, गौतम बुद्ध नगर के एथलीट हाई जंपर वरुण भाटी, मेरठ के आर्चर विवेक चिगारा, मुजफ्फरनगर की आर्चर ज्योति बालियान, इटावा के अजीत सिंह यादव, संभल के दीपेंद्र सिंह का 10 मीटर एयर पिस्टल में और बागपत के आकाश का निशानेबाजी के लिए चयन हुआ है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने कहा है कि वो इस बात से खुश नहीं है कि टीम चौथे स्थान पर रही, बल्कि उनका मानना है कि उनके दिल में हमेशा ये बात कचोटती रहेगी कि हम पदक के इतने करीब आकर जीत नहीं पाए। हालांकि महिला हॉकी टीम ने चौथे स्थान पर रहते हुए भी देशवासियों का दिल जीता। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले पहलवान बजरंग पुनिया ने अपनी पत्नी संगीता फोगाट के साथ हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह से मुलाकात की। संदीप सिंह ने बजरंग को देश के लिए कांस्य पदक जीतने के लिए बधाई और आगे के मुकाबले के लिए शुभकामनाएं दी। संदीप सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीर उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर शेयर की और मीराबाई के लिए सलमान ने एक स्पेशल नोट लिखा। सलमान ने लिखा कि मीराबाई चानू हमारी सिल्वर मेडलिस्ट, आपके लिए मैं बहुत खुश हूँ। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। जम्मू कश्मीर में कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर इंडोर स्टेडियम में कबड्डी प्रीमियर लीग 2021 का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट के सह आयोजक मोहम्मद सैयद बाबा ने बताया कि सरकार जम्मू कश्मीर से अच्छे खिलाड़ियों को छांटना चाहती है और उनको बाहर बड़े टूर्नामेंट में खेलने के लिए भेजेगी। पड़ोसी देशों नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान में भी कबड्डी लोकप्रिय खेल है।
भारत और इंग्लैंड के बीच ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर टेस्ट क्रिकेट सीरीज का दूसरा मैच खेला जा रहा है। दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए कहा। स्टंप्स तक टीम इंडिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 276 रन बना लिए। ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल ने अपने टेस्ट करियर का छठा शतक बनाया। लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन ओपनिंग करने आए केएल राहुल 127 और उप कप्तान अजिंक्य रहाणे 1 रन पर नाबाद पवेलियन लौटे। रोहित शर्मा विदेशी सरजमी पर अपने पहले टेस्ट शतक से चूक गए और उन्होंने 83 रन की पारी खेली। रोहित के अलावा कप्तान विराट कोहली ने 42 और पुजारा ने 9 रन की पारी खेली। इंग्लैंड की ओर से 2 विकेट एंडरसन तो कोहली का बड़ा विकेट रॉबिन्सन ने लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने वाले हैं। योगी ने नाव से तो केशव प्रसाद मौर्य ने हेलीकॉप्टर से लिया बाढ़ के हालात का जायजा। कहां दिखा काफी दूर तक गंगा नदी में बहता मकान। बाढ़ बारिश से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 बाढ़ बारिश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजीपुर का दौरा करेंगे और जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद सीएम योगी स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से आवश्यक जानकारी लेंगे। सीएम योगी हेलीकॉप्टर से सर्वेक्षण करने के साथ गहमर इंटर कॉलेज में पीड़ितों में राहत सामग्री बांटेंगे। इससे पहले गुरुवार को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाव से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बाढ़ राहत सामग्री का वितरण करने के बाद उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और लोगों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए। एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू में जुटी हैं। इसके बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाकर आशीर्वाद भी लिया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी दोनों खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। मारुति नगर कॉलोनी में 200 से ज्यादा घर पानी में डूबे हुए हैं। ज्यादातर परिवार सुरक्षित जगहों पर अपनी जान पहचान वालों के यहाँ चले गए हैं। जो लोग अभी रह रहे हैं उन्हें आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को प्रयागराज में बाढ़ के हालात का जायजा लिया। हेलीकॉप्टर से शहर के सभी बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। उनके मुताबिक जनता की हर समस्या में सरकार साथ है। बाढ़ प्रभावित लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां उफान पर हैं। पिछले कई दिनों से ही गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। संगम नगरी प्रयागराज में करेली इलाके के कई मोहल्ले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ के चलते कई परिवारों के पास खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। यूपी के वाराणसी से सटे चंदौली जिले में भी गंगा ने बाढ़ का कहर मचा रखा है। कई गांव गंगा नदी में पूरी तरह से डूब गए हैं। जिला प्रशासन लोगों को राहत पहुंचाने का दावा तो कर रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी बाढ़ में अपने घरों में फंसे हुए हैं। अपर जिलाधिकारी के मुताबिक जिले में 18 से ज्यादा गाँव गंगा के बाढ़ से प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बाढ़ से कई गांव डूब गए हैं, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा नदी के तेज बहाव में कई किलोमीटर तक बिना डूबे गंगा नदी में मकान बहता दिखा। जिले में गंगा नदी खतरे के निशान से आधा मीटर ऊपर बह रही है। 400 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए और आवाजाही भी बाधित है। बिहार के हाजीपुर में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। हरबंशपुर इलाके में बाढ़ के पानी में करीब 4000 से ज्यादा आबादी प्रभावित है। हालात ऐसे हैं कि लोग नाव के जरिए आवाजाही के लिए मजबूर हैं। गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने से कोनहारा घाट पर शवों का दाह संस्कार करना भी मुश्किल हो गया है। प्रशासन के रवैये को लेकर भी लोगों में नाराजगी है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ से परेशान लोगों के दूसरी आफत बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के लिए बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने विशेष रूप से नेपाल की तराई से सटे क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। दूसरे इलाकों के लिए मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। कोरोना पर अब चीन का कौन सा बात सामने आया है? वुहान की जांच में पाकिस्तान क्यों लगा रहा है अड़ंगे? केरल में बढ़ते कोरोना केस पर क्या है केंद्र का एक्शन प्लान? कोरोना से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 कोरोना से जंग। बेंगलुरु में पिछले 10 दिन में 499 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में यहां कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जोर पकड़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक 0 से 9 वर्ष की आयु के लगभग 88 बच्चों और 10 से 19 वर्ष की आयु के 305 बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। विभाग के सूत्रों का कहना है कि आने वाले कुछ हफ्तों में यह संख्या इससे 3 गुना अधिक हो सकती है। केरल में कोरोना के केस थमने की जगह बढ़ते ही जा रहे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने टीम के साथ प्रदेश के दौरे पर जाने का फैसला किया है। मांडविया के साथ ये टीम 16 अगस्त को केरल जाएगी। राज्य में पिछले 6 दिनों से कोरोना के 20,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश था जिसने दूसरे देशों की मदद की थी। दवाएं भेजी, चिकित्सा दल भेजे, उन लोगों के लिए खाद्य आपूर्ति जारी रखी जिनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण था। महामारी के दौरान हमारी ओर से दी गई मदद पर आज लोग आभार जताते हैं, क्योंकि इस दौरान हमने जो किया उसमें हम निर्णायक और काफी हद तक प्रभावी थे। वुहान लैब की दोबारा जांच के WHO के प्रस्ताव को नकारने वाले चीन की तरफदारी करते हुए पाकिस्तान ने भी इसका विरोध किया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने चीन के सुर में सुर मिलाते हुए कोरोना वायरस के लिए अमेरिका पर शक जताना शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद में पीस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज के डायरेक्टर आसिफ नूर ने अमेरिका की फोर्ट टेड्रिक लैब की जांच की मांग उठा दी है। पाकिस्तान में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। 3 महीने के बाद अचानक इस पड़ोसी मुल्क में कोरोना से मौत का आंकड़ा 100 के पार चला गया है। इस देश में कोरोना की चौथी लहर के तौर पर माना जा रहा है। तमाम दूसरी परेशानियों के बीच बढ़ रही मौतों ने इमरान सरकार की चिंता बढ़ा दी है। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे के दौरान 102 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो गई। चिंता की बात यह है कि पॉजिटिविटी रेट भी 8.30% पर पहुंच चुका है। कोरोना पर चीन का एक और झूठ सामने आया है। चीनी मीडिया कई दिनों तक ऐसे शख्स के हवाले से खबरें प्रकाशित करता रहा जो असलियत में है ही नहीं। हालांकि बाद में झूठ बेनकाब होने पर उन्होंने माफी भी मांग ली। चीन में कई सोशल मीडिया पोस्ट पर दावा किया गया कि WHO ने कोरोना की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए एडवाइजरी ग्रुप बनाया है। इसमें शामिल स्विट्जरलैंड के बायोलॉजिस्ट विल्सन एडवर्ड्स ने जांच के खिलाफ बयान दिया है, जबकि ऐसी कोई बात थी ही नहीं। चीन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से बुरी तरह परेशान है। कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें चीनी अधिकारी लोगों को उनके घरों में बंद कर रहे हैं। ताइवान न्यूज ने इन वीडियोस को शेयर किया है। कोरोना किट पहने तमाम कर्मी लोगों के घरों के दरवाजों पर लोहे की छड़ें रखकर उसे लॉक कर रहे हैं। अंदर जाने से रोकने के लिए लोहे की छड़ें लगाई जा रही हैं। चीन के जिगांसू प्रांत में डेल्टा वेरिएंट का प्रकोप सबसे अधिक बताया जाता है। चीन को कोविड के चलते अपने दूसरे सबसे बड़े बंदरगाह का ऑपरेशन बंद करना पड़ रहा है। इसका नतीजा ये हुआ है कि इस वक्त वहां 28 कंटेनर जहाज फंसे हुए हैं। मई में भी चीन को एक बंदरगाह 1 महीने के लिए बंद करना पड़ा था, जिसके चलते ग्लोबल शिपिंग पर बुरा असर पड़ा था। खास बात यह है कि अभी जो कोविड संक्रमण के मामले सामने आए हैं वो उन लोगों में भी नजर आ रहे हैं जो चाइनीज कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं। चीनी सरकार ने कोरोना को लेकर लापरवाही करने वाले 20 अधिकारियों को दंडित किया है। बताया जाता है कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने में इन अधिकारियों ने लापरवाही की। ये अधिकारी चीन के गुआंगडोंग प्रांत के बताए जाते हैं। चीनी सरकार पहले भी ऐसे 47 अधिकारियों को सजा दे चुकी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या कहा? अफगानिस्तान के गजनी प्रांत की राजधानी गजनी सिटी पर भी तालिबान का कब्जा और अफगान सरकार ने तालिबान को क्या प्रस्ताव दिया? अफगानिस्तान में चल रहे महायुद्ध से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 अफगान तालिबान जंग। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में हो रही हिंसा के पीछे पाकिस्तान से मिल रहे समर्थन को जिम्मेदार ठहराया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दुनिया को पता है तालिबान को पाकिस्तान के जिहादियों और आतंकवादियों का समर्थन मिल रहा है। पूरी दुनिया भी इससे वाकिफ है और ये बताने की जरूरत नहीं। मंत्रालय के मुताबिक काबुल में हमारा दूतावास बना रहेगा। आतंकी संगठन तालिबान का अफगानिस्तान में कब्जा बढ़ता ही जा रहा है। उसका गजनी प्रांत की राजधानी गजनी सिटी पर भी कब्जा हो गया है। एक हफ्ते में तालिबानी आतंकियों के कब्जे में आने वाली ये 10वीं प्रांतीय राजधानी है। गजनी पर कब्जे के साथ ही तालिबान राजधानी काबुल के और करीब पहुंच गया है। अफगानिस्तान सरकार ने काबुल में रह रहे विदेशी नागरिकों को तुरंत काबुल छोड़ने की सलाह दी है। सरकार के मुताबिक तालिबान काबुल से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तालिबान का देश के 34 प्रांतों में से 10 पर नियंत्रण हो चुका है। कई अन्य शहरों पर भी कब्जे को लेकर जंग तेज हो गई है। तालिबान को सत्ता में शामिल होने के अफगान सरकार के प्रस्ताव पर तालिबान ने प्रतिक्रिया दी है। TV9 भारतवर्ष से तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है कि 1 साल से दोहा में हमारी बातचीत जारी है और बातचीत के बीच प्रस्ताव की कोई अहमियत नहीं है। सुहेल शाहीन के मुताबिक अफगानिस्तान में ऐसी हुकूमत होनी चाहिए जो अफगानों की पसंद की हो। अफगान सरकार ने मध्यस्थ के रूप में कतर को एक प्रस्ताव सौंपा है। ये प्रस्ताव तालिबान को देश में हिंसा को रोकने के बदले में सत्ता साझा करने की इजाजत देता है। सत्ता में तालिबान को साझेदारी तब दी जाएगी जब तालिबान देश में शांति और आम नागरिकों को मारना बंद कर देगा।
तालिबान ने अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जा करने के साथ ही देश के सरकारी अधिकारियों को बंदी बना लिया है, जिसे लेकर अमेरिका ने कड़े शब्दों में आपत्ति दर्ज कराई है। काबुल में अमेरिकी दूतावास ने बयान जारी कर कहा है, हम तालिबान के वारा गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिए जाने की निंदा करते हैं। अफगानिस्तान सरकार के फेरबदल में अफगान सेना का एक जाबाज जनरल तालिबानियों से आमने सामने लोहा ले रहा है। सामे सादात नाम के ये अफसर अफगानिस्तान स्पेशल फोर्स के कमांडर हैं और दक्षिणी प्रांत हेलमंद की राजधानी लश्करगाह में तालिबान से लड़ते रहे हैं। अफगान सरकार ने उनकी वीरता को देखते हुए प्रमोशन देकर अफगान नेशनल आर्मी कमांडो का कमांडिंग जनरल बना दिया है। तालिबान के अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्सों को अपने कब्जे में लेने के बीच व्हाइट हाउस ने कहा है कि ये अफगान नेतृत्व को तय करना है कि क्या उनके पास जवाबी कार्रवाई की राजनीतिक इच्छा शक्ति है या नहीं। प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा, अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के पास वापस लड़ने के उपकरण, पर्याप्त सैनिक और प्रशिक्षण है। साकी के मुताबिक उनके पास सब कुछ है, अपने देश के लिए उन्हें खुद लड़ना होगा। अफगानिस्तान के गृह मंत्री जनरल अब्दुल सत्तार मिर्जाकाल ने कहा है कि तालिबान को देश से पीछे धकेलने के लिए 3 स्तरीय योजना के तहत स्थानीय समूहों को हथियार बंद किया जा रहा है। पहला, सरकार के सैन्य बलों को मिल रही हार को रोकना है। दूसरा, हमारी सेना को दोबारा इकट्ठा कर शहरों के आसपास सुरक्षा घेरा तैयार करना। और तीसरे और अंतिम चरण में बचाव के लिए ऑपरेशन शुरू करना है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।